वापस चैन होना बाकी है। सिर्फ आपका वो दिन है जो एक ना एक दिन आ जाएगा, और उसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी है, मतलब हंसी खुशी और उल्लास के साथ। सिर्फ यही सोचना है कि हमारा भी एक दिन चैन होगा, जिस प्रकार से मेरे दोस्तों का मुझसे पहले हुआ था 2019-20 में। तो मैंने सिर्फ यही अपने डिप्रेशन को खत्म करने के लिए यही सोचा कि ये लोग सारे ही तो सामान्य है, मेरे बीच से ही गए, तो मेरा भी एक दिन चैन होगा। तो ऐसे ही सबका चैन होगा। ओके, और दीदी आप उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे जो शादी के बाद अपने ड्रीम को छोड़ देती हैं, या उनको लगता है कि यार अब नहीं हो? आप, मुझे लगता है दीदी आप ऐसे हजारों महिलाओं की इंस्पिरेशन बनेंगी जो अपनी गृहस्थी जीवन और शादी के बाद सब कुछ मैनेज करते हुए तैयारी करती हैं। और उनकी शिद्दत देखिए और आप अब तुलना कर लीजिए। आपके पास में वही बात है कि मतलब बहाने बनाने वाली बातें बहुत सारी हैं, करने वाले को कर ही लेना है। वो रोटी बेलते हुए, खाना बनाते हुए भी ईयरफोन लगा करके पढ़ ले रही हैं और बहुत सारी चीजें उनकी चल रही हैं। इंटेंसिटी मैटर करती है कि आपने किसी चीज को किस तरीके से उसको फील किया कि ये मुझे चाहिए ही चाहिए। तो ये भी है वहां पे। और तीसरा जो मिथक है वो ये कि एक निश्चित उम्र के बाद आप एक ऐसी उम्र में होते हैं जहां पर आपको लगता है कि अब पढ़ाई मेरे बस की बात नहीं रह गई। तो उन्होंने उन तीनों ही मिथकों को तोड़ दिया है, और इस तीनों ही मिथक के बाद मैं उनके मतलब ये काफी इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी जर्नी रही मेरी। तो आपने दीदी पूरी थ्रू आउट जर्नी अपने आप को कैसे मोटिवेट रखा? देखिए, मेरा 2019 में भी चयन नहीं हुआ, अंतिम चयन मेरा नहीं हो पाया। 2020 में भी मेरा अंतिम चयन नहीं हो पाया। जो रिजल्ट आया था उसके बाद आपने काफी कंटेंट प्रोवाइड करवाया, और उसी रिजल्ट के जस्ट कुछ समय बाद ही 2021 का मेंस था, और इत्तेफाक से वो कंटेंट हिंदी में था। तो मेरी जो फ्रेंड है अंकिता पाटकर और मैं, हम दोनों ने उस हिंदी वाले कंटेंट को इंग्लिश में कन्वर्ट किया। बताइए, बहुत बड़ी बात है। एक सब्जेक्ट का वो करती थी, कई बहुत अच्छे नोट्स आपने हमें प्रोवाइड कराए, तो उन कंटेंट को हमने ट्रांसलेट किया। हमने और रिसोर्सेज को नहीं ढूंढा, उन्हीं रिसोर्सेज से हमने पढ़ाई की, और लगभग हम लोग के सिमिलर मार्क्स हैं, कुछ ही मार्क्स का डिफरेंस है। तो आप कहीं भी हो, अगर आपको इस प्रकार की टेस्ट सीरीज का लाभ मिल रहा है तो ज्यादा से ज्यादा आपको लाभ उठाना चाहिए। पैसा मैटर नहीं होना है आपको, लेकिन उसके अंदर से तो सर का बहुत बड़ा योगदान है। मैं तो आपसे उससे जुड़ा हुआ था, काफी समय से जुड़ा भी हुआ वो, और आपके नोट्स देखते देखते जो मुझे फिल्टर में मिलता था तो मैं इनको। नोट्स बहुत जरूरी है सर, क्योंकि एंड ऑफ हमारा ये 6 दिन के पेपर होते हैं, तो जरूरी नहीं कि हम बुक्स को खोल पाए। तो हमें एक अपना वो बना के रखना है बंच, कि हमें अंत समय में इसी को रिवाइज करते रहना है। तो नोट्स बहुत जरूरी है, उससे आपका बहुत जल्दी रिवीजन हो जाता है, और जब एक ही नोट्स को हम मल्टीपल टाइम्स पढ़ते हैं तो वो एक तरह से हमारे दिमाग में छप जाता है। तो जब हम पढ़ते हैं उसको मल्टीपल, हमें याद। मेंस में आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं जी सर। तो मेंस जो है उसमें 3 नंबर के प्रश्न, 5 नंबर के और 11 नंबर के जो प्रश्न हैं, जो अब नए सिलेबस में 2, 7 और 10 है ना, उसके हो गए हैं। लेकिन वर्ड लिमिट लगभग दोनों की वही है, फ्रेमिंग लगभग दोनों की वही है, फॉर्मेटिंग। आप उनको कैसे डील कर सकती हैं? एक आउटलाइन जो अभ्यर्थी लगातार मेंस दे रहे हैं और मेंस क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारियों को लेके पूरी शिद्दत से लगे होंगे। और जैसा कि कल रिजल्ट आया है 2021 का, और ये मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस बार जो रिजल्ट आया है उसमें भोपाल के एस्पिरेंट्स का एक बड़ा दबदबा रहा है। और जहां तक अभी तक मुझे पता लग पाया है कि टॉप 10 में 6 मेंबर्स डायरेक्ट भोपाल के वो लोग हैं जिन्होंने यहीं रहकर तैयारी की अपने घर की परिस्थितियों के हिसाब से। तो इस मॉक जो लाइव सेशन हम लोग करते हैं वो कहीं ना कहीं व्यापारिक ना होकर उनका एक लक्ष्य रहता है कि लोग मोटिवेट हों, दूरस्थ क्षेत्रों के जो बच्चे हैं जो नहीं आ पाते हैं। तो आज एक बहुत विशेष हमारे साथ पर्सनालिटी हैं जो अपने बारे में आपको बताएंगी, और एक लंबा सेशन चलेगा। तो मैं पहले अपने सभी लोगों को अपने साथ बता दूं, तो हमारे साथ में आज हैं डॉक्टर ज्योति जी, जो रैंक उनकी 10 आई है, पीएससी का जो 21 का रिजल्ट आया है फाइनल कल। और उनके साथ हस्बैंड हैं जो उनके ओम प्रकाश बगवैया जी। बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी लगेगी, आप मान के चलिएगा कि आज हम लोग जो आएंगे आपको लगेगा कि जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए एक सामाजिक पारिवारिक दायित्व निभाते हुए कैसे अपनी जर्नी तक पहुंचे। ये आज की जो बड़ी समस्या हो रही है, क्योंकि शादियों के बाद लोग सोचते हैं कि जनरली हम नहीं कर सकते, हम पारिवारिक दायित्व में कर गए, जबकि उनकी शादी को बता दूं 2011 से एक लंबा ड्यूरेशन था। चलिए वो बाद में डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ शरद पांडे जी हैं, डिप्टी डायरेक्टर है वर्तमान में, और हमारा सौभाग्य कि हमारे हर प्रोग्राम में कहीं ना कहीं वो शामिल होते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे जो किफायती शिक्षा मिशन है उसमें वो हमारे सहयोगी रहे। और फिर हमारी छोटी बहन और हमारी बड़े प्रिय, और मतलब शब्द नहीं है क्योंकि उन्होंने हमारे बहुत सहयोग किया, हमारे जो किफायती शिक्षा प्रोग्राम्स रहे हैं। हमारे साथ ऐश्वर्या जी हैं, वर्तमान में असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन है, और 2019 और 2020 में उनका चयन हुआ था। तो वर्तमान में वो पदस्थापना उनकी हुई है रायसेन में, और अभी काफ़ी सारे जो एनजीओ वर्क है उसमें वो हमारे साथ सम्मिलित रहती हैं। तो चलिए अपन टाइम नहीं लेते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले ज्योति जी से मैं कहूँगा कि अपने बारे में बताएं, फिर ओम प्रकाश जी से 2-2 मिनट का इंट्रो रहेगा, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन में जो डाउट है सभी के वो हम लोग यहाँ पे पूछते चलेंगे।
ज्योति जी सर, मेरा नाम डॉक्टर ज्योति है। मैंने 2018 से पीएससी की तैयारी की शुरुआत की है। प्रोफेशनली मैं बीएचएमएस डॉक्टर हूँ और यह मेरा तीसरा प्रयास था। इंटरव्यू के लिए तीसरा और मेंस के लिए चौथा प्रयास, जिसमें मुझे 10th रैंक आई है एमपीपीएससी 2021 में। सर मेरा नाम ओमप्रकाश बकरिया है। सर एक मिनट। मेरा नाम ओमप्रकाश बकरिया है और मेरा मेडिकल का बिजनेस है। तो मेरा बिजनेस ग्रो करता हूँ, है ना। और ये मेरी वाइफ है डॉक्टर ज्योति बकरिया। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि सरस सर से ही शुरुआत किया जाए। ऐश्वर्या जी, हाँ चलिए। तो मैं चाहता हूँ कि इस सेशन की शुरुआत जिस लिए हम लोग आए हैं, क्योंकि ये कोई फिल्मी स्टोरी नहीं है, एक वास्तविक जीवन की स्टोरी है जो कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करेगी। तो मैं ऐश्वर्या जी को माइक देना चाहूँगा और चाहता हूँ कि वो इस सेशन को आगे बढ़ाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस दीदी। थैंक यू। कैसा लग रहा है दीदी डिप्टी कलेक्टर ज्योति दीदी? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब कभी हम लोग मॉक इंटरव्यूज में हम लोग एक दूसरे को देखते थे तो टेबल के कभी उस पार तुम होती थी, कभी इस पार। तो ये जो जर्नी है 2019 से हमारे साथ, तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपने दोस्तों के बीच आ गई हूँ इस फील्ड में। काफी अच्छा लग रहा है। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी ज्योति दीदी और मैं 2019 की प्रिपरेशन से साथ में थे और काफ़ी सारी टेस्ट सीरीज साथ में लिखी, इंटरव्यू की तैयारी साथ में की। और मैंने उस समय दीदी को एक वादा किया था कि दीदी आपका पहला पॉडकास्ट मैं करूंगी। तो बिल्कुल हाँ, आज बहुत अच्छा लग रहा है और तुमने भी ये वादा निभाया और मैं भी इसमें सक्षम रही। बिल्कुल। तो मुझे आपको उधर देख के दीदी इसलिए और अच्छा लग रहा है क्योंकि जब हम तैयारी के दौर में होते हैं तब हम साथ में जैसे डिस्कस करते हैं ना, आज वही डिस्कशन एक मैं डिप्टी कलेक्टर दीदी के साथ करने वाली हूँ। तो आप, मुझे लगता है दीदी आप ऐसे हजारों महिलाओं की इंस्पिरेशन बनेंगी जो अपनी गृहस्थी जीवन और शादी के बाद सब कुछ मैनेज करते हुए तैयारी करती हैं। तो आप बताइए दीदी आपने कैसे तैयारी शुरू करी? पहला जो मेरा अटेम्प्ट था 2018, एक्चुअली मैं बीएचएमएस हूँ, तो मैंने 2012 में एमपीपीएससी का एग्जाम हुआ था, जो होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी, वो मैंने अटेम्प्ट दिया था। उस समय तक मुझे आइडिया नहीं था कि सिविल का भी कोई एग्जाम होता है। फिर मेरी मुलाकात 3 दोस्तों से हुई, उनमें से एक जो है नायब तहसीलदार थी मेरी फ्रेंड, तो उन्होंने मुझे इस एग्जाम के बारे में बताया। फिर मैंने शादी के बाद ही मैंने तैयारी शुरू की। 2014 में मेरा बेटा हुआ, उसके पश्चात मैंने तैयारी की शुरुआत की। मैंने उसे प्ले स्कूल में एडमिशन करवाया। मतलब आप देख सकते हैं दीदी का एक बेटा भी है, 10 साल का बेटा है। तो आप समझ पा रहे होंगे पारिवारिक किस तरीके से जिम्मेदारियां दीदी के पास थी। उसके बाद कंटिन्यू दीदी तैयारियां कर रही थी। तो दीदी कैसे आपने आपकी फैमिली को मैनेज किया, आपकी तैयारी को मैनेज किया? देखिए, मेरी फैमिली ने ही मुझे इंस्पायर किया था तैयारी के लिए, तो काफ़ी समय उन्हीं का मुझे सपोर्ट रहा। और सुबह का जो भी घर का काम होता था वो मैं देख लेती थी और उसके बाद की जो ड्यूटीज़ होती थी वो मेरी मदर इन लॉ देखती थी। तो उनका काफ़ी सहयोग रहा और मेरे हस्बैंड का स्पेशली काफ़ी सपोर्ट रहा, मेंटली भी बहुत सपोर्ट रहा, क्योंकि ये लंबी जर्नी होती है, इसमें आपको मानसिक जो सपोर्ट है उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। ओके, तो दीदी आप मुझे मतलब शुरू से बताइए कि आपने जैसे तैयारी की, तैयारी की शुरुआत कैसे की और जैसे आपने बताया आपका तीसरा इंटरव्यू था सिविल वाला, तो बैक टू बैक फेलियर भी हम इसे कह सकते हैं। तो उन सारे तनावों से, सारा जो डिप्रेशन भी होता है हर एस्पिरेंट को होता है, कैसे आप अपने तैयारी की और पॉइंट टू पॉइंट आप बताइए। जी, शुरुआत में मैंने गाइडेंस के तौर पर एक कोचिंग ज्वाइन की थी 2017 में। उसके बाद मैं सुबह का अपना घर का जो काम है 5 बजे उठ के मैं अपना पूरा काम करती थी और 8 बजे से मेरी कोचिंग होती थी और उसके बाद में 1:30 बजे तक मेरी क्लास होती थी। तुरंत मुझे घर भी आना होता था क्योंकि उस समय मेरा बच्चा काफ़ी छोटा था। तो जो शुरुआत रही मेरी वो थोड़ी सी मैं कंसिस्टेंसी उसमें नहीं बना पाई क्योंकि बच्चा छोटा था, मुझे उसको समय देना होता था। फिर मेरा जो 2018 में मेरा क्लियर नहीं हुआ मेंस, 19 में मेरा मेंस क्वालिफाई हुआ, तभी मेरी कंसिस्टेंसी कोविड की वजह से नहीं बन पाई क्योंकि उस दौरान परिवार में कोविड के लक्षण आए थे फैमिली मेंबर्स को, तो मैंने उनकी भी देखभाल की, तो वो भी मेरी जिम्मेदारी थी। और फिर मेरा 20 का अटेम्प्ट आया, वहाँ पे भी मेरा थोड़ा कमज़ोर पक्ष रहा क्योंकि बच्चा उस समय तक इतना मैच्योर नहीं हुआ था। लेकिन जब बच्चा इस एज में आया कि वो सारे काम अपने खुद से करने लगा, तो मुझे एक कंसिस्टेंसी का एक माहौल मिला और मैंने अपने लिए थोड़ा-सा मुझे प्रैक्टिकल भी बनना पड़ा कि मैंने कई अपने रिश्तेदारों और उनको जो समय देना चाहिए था वो शायद मैंने नहीं दिया। तो ये चीज़ें भी हमें करनी होती है लाइफ में
और जब आपकी फैमिली का, हस्बैंड का सपोर्ट होता है, वो ये सारी चीजें मैनेज कर लेते हैं, तो जर्नी इजी हो जाती है। और साथ ही कई बार ऐसे मोड भी आते हैं लाइफ में, खट्टे मीठे दौर, मतलब ये काफी इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी जर्नी रही मेरी। तो आपने दीदी पूरे थ्रू आउट जर्नी अपने आप को कैसे मोटिवेट रखा? देखिए, मेरा 2019 में भी चयन नहीं हुआ, अंतिम चयन मेरा नहीं हो पाया, 2020 में भी मेरा अंतिम चयन नहीं हो पाया। परंतु हस्बैंड का ये कहना था कि नहीं, एक दिन तो होगा। जब यहाँ तक आए हैं, अगर तुम्हारा मेंस क्वालिफाई नहीं होता तो मैं चीज को मान सकता था कि नहीं तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन मेंस क्वालिफाई हुआ है, तुमने इंटरव्यू दिया है, अब तो हमें फाइनली डीसी की ही पोस्ट उठानी है, डिप्यूटी कलेक्टर। और मेरा मानना था कि ठीक है, मुझे कोई भी पोस्ट मिल जाए, या नायब तहसीलदार मुझे बहुत पसंद थी, तो मैं उनसे ये कहती थी, लेकिन वो कहती थी कि नहीं, सिर्फ डीसी के लिए गोल बनाओ और लिखो वहां पे। तो मैंने अपना गोल बनाया, लिखा और लगातार इसके लिए प्रयास करती रही। तो मुझे लगा कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है इसके लिए, तो अंतिम चयन मेरा हुआ। तो आप कंसिस्टेंसी को आप अपना एक हाँ, बहुत जी, मोटिवेशन जी, का वो जी। मानते हैं। जी। तो जिया जी, आपसे पूछना चाहूंगी, आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि आपके जो शब्द थे कि ना, वो बहुत दीदी को इंस्पायर करते होंगे, तो आपको कैसा लग रहा है? ये तो स्वाभाविक सी बात है कि खुशी तो बहुत हो रही है कि बहुत बड़ी जर्नी थी हमारी। 2017 से स्टार्ट किया था, 17 में इस एम को समझे थे, वो 19 तक आते आते समझे कि ये एग्जाम होता क्या है एक्चुअली। धीरे धीरे बढ़ते गए, तो आज तो इतनी खुशी है कि आप देख ही रहे हैं, और जर्नी तो काफी कुछ आपने भी देखी है 20 से, तो बहुत खुशी हो रही है। जैसे एक बात कही जाती है दीदी कि इस पूरी जर्नी में डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं। कई लोग अपने दोस्तों को डिस्ट्रैक्शन मानते हैं, कई लोग अपने फैमिली दायित्वों को डिस्ट्रैक्शन मानते हैं। तो उन डिस्ट्रैक्शन से आप कैसे दूर रहीं, और आपके दोस्तों का आपकी जर्नी में क्या योगदान रहा? डिस्ट्रैक्शंस मेरे लिए जो मेनली थे, मैं हमेशा जो टेंस होती थी वो तब होती थी कि मतलब एग्जाम्स अगर हो तो वो वेकेशंस के टाइम पे हो, क्योंकि मुझे सुबह उठ के 6 बजे बच्चे का लंच बनाना है, उसकी बस का टाइम फिक्स है। तो मैं हमेशा ये सोचती थी कि भगवान सिर्फ एग्जाम ऐसे समय पे हो जिस समय बच्चे का स्कूल से मुझे थोड़ा रिलीफ मिले और गेस्ट कम आए। तो ये वाली चीज, क्योंकि जॉइंट फैमिली में हूँ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, और फिर जब आप रिश्तेदारों को समय नहीं दे पाते हो तो कहीं ना कहीं वो भी नाराज आपसे होते हैं। तो मेरे लिए ये मेन डिस्ट्रैक्शन था। मैं उस चीज को ऐसे करती कि मैं 2 दिन का समय रिश्तेदारों को भी देती थी, उसके बाद मैं धीरे से अपने हस्बैंड को कहती थी कि प्लीज यार अब आप मैनेज करो। तो आगे का जो रोल होता था हस्बैंड का होता था। तो हम लोगों ने इस तरह से पिछले 6 सालों से हम चला रहे हैं लाइफ को, मतलब दोनों मैनेज करके। हमारी ट्यूनिंग अच्छी थी, मैं कंटिन्यू रिजल्ट दे रही थी तो परिवार का भी सपोर्ट रहा। अगर मेरा एक भी फेलियर होता तो शायद आगे मैं नहीं बढ़ पाती। तो ये चीज मुझे लगी कि ये डिस्ट्रैक्शंस रहे, मैंने उनको मैनेज किया, हस्बैंड के साथ ट्यूनिंग बनाई। और रही बात काम की, तो मेरा हमेशा ये होता था कि मैं 2 काम एक साथ करती थी घर में। अगर मैं खाना बना रही हूँ तो वॉशिंग मशीन में कपड़े भी धुल रहे होते हैं। तो ये 2 चीजें मैं, हाँ, मल्टीटास्किंग, ताकि और कई बार ऐसा होता है कि आपको करंट अफेयर पढ़ना है तो यूट्यूब, तो आपने हेडफोन लगाया हुआ है और आपका खाना भी बन रहा है। तो ये वाली मेरी एक ट्रिक थी जिससे मैंने कई बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं विद इन 10 डेज, और वो भी जनरल कैटेगरी के स्कोर के साथ। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी रही। तो ऐसा नहीं कि आप काम नहीं कर सकते या आप और दायित्वों को नहीं निभा सकते। और बाकायदा मैंने अपने बच्चा, जो मेरा बच्चा अभी 5th क्लास में है, तो मैं उसके होमवर्क को भी मैनेज करती थी। प्रॉपर मेरी ट्यूनिंग रहती थी उसकी ट्यूशन टीचर से कि आपने उसका कितना सिलेबस करवाया है और मुझे क्या करवाना है। तो ये वाली ट्यूनिंग भी मैंने बना के रखी। और 2 टाइम का मेरा खाने का पूरा फिक्स रहता था कि वो खाना मुझे ही बनाना है। हाँ, एग्जाम टाइम में मेरे घर वालों का ही सपोर्ट रहता था कि वो बाकायदा मुझे नाश्ता और खाने वगैरह का पूरा। परंतु ये कि बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, रिश्तेदारों को आप मना नहीं कर सकते। कई बार ऐसा होता था कि मैं कोचिंग के लिए निकल रही होती और कोई गेस्ट आए पापा के साथ, तो मुझे कुछ समय भी देना होता था चाय नाश्ते के लिए। तो वो एक बहुत मैनेज करने वाला समय होता था। तो परिवार ने भी साथ दिया और मैं उसको कर पाई प्रॉपर। बहुत, मतलब आपका जो समन्वय था दीदी, सच में वो एक तारीफ के काबिल है। और हम सभी के लिए बहुत इंस्पायरिंग होगा वो, कि कैसे फैमिली, कैसे बच्चा और अपनी सभी चीजें मैनेज करना है। आपके रिश्तेदारों का क्या रिएक्शन रहा दीदी आपकी सफलता पर? अब तक तो
काफी लंबे समय से मेरी जो है इंटरेक्शन कम हो गया था, मैंने शादी समारोह वगैरह में जाना बंद कर दिया था। तो लोगों को ये लगता था कि शायद ये रूडली है और मतलब इनकी बहू कंजर्वेटिव है, और पता नहीं ये एक्चुअली रायसेन जिले से हैं मेरे जो इन लॉज हैं, और मैं देवास जिले से हूँ, तो दोनों का ही एटमॉस्फेयर और कल्चर थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये लगता था एक मालवा, कि एक इनकी जब वो मालवा से आई है, बुंदेलखंड में पता नहीं शायद एडजस्ट नहीं हो पा रही है। कई लोगों को लगता था कि हस्बैंड वाइफ की नहीं पट रही है शायद, तो ये किसी शादी में ही नहीं आती है, कभी दिखती नहीं है। परंतु कल नए नए लोगों के फोन आए, रिश्तेदार के फोन आए कि अरे वो हमारी बहू, हमारे मामा ससुर की बहू। तो मतलब ये नहीं, मतलब कई फ्रेंड रिक्वेस्ट भी आई फेसबुक पे और कॉल्स भी आए नए नए नंबर से। तो फिर ये लगा कि मेरा जो डिसीजन था, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हमें होना पड़ता है इस एग्जाम के लिए, क्योंकि इसकी डिमांड है और पेशेंस, तो ये चीजें बहुत जरूरी है, ये हमें करनी चाहिए। अब आपका जनसंपर्क बहुत अच्छा हो गया। हाँ थैंक यू। हाँ डेफिनेटली। तो आप सोच पा रहे दीदी, जो आपकी फेवरेट पोस्ट होती थी नायब तहसीलदार, आज आप जिस पोस्ट पे हैं 15 साल आप ने जंप जो किया जंप किया मैंने। है, बहुत बहुत शुभकामनाएं दीदी। आपके दोस्तों का क्या रोल रहा दीदी? हाँ। आपने कैसे पढ़ते समय उनका जी, हेल्प जी। ली? कैसे? मैम ये होता था कि अगर कहीं मुझे मेंस में प्रॉब्लम आती थी, मेरे कई मित्र हैं, जैसे ऐश्वर्या मैम हैं, लोकेश सर हैं, अंकिता पाटकर, हम दोनों ने साथ में ही तैयारी की। 2021 के मेंस की तैयारी हम दोनों ने साथ में की। तो हम लोग दोनों साथ में सर्च करते थे टॉपिक को, कुछ पॉइंट्स वो निकालती थी, कुछ मैं, जो नए सिलेबस के होते थे। और अगर कुछ हमें दिक्कत आती थी तो हम लोग कॉन्फ्रेंस कॉल ले लेते। इवन इंटरव्यू के पूरे टाइम में हम लोग जो टॉपिक्स थे करंट के, वो हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस कॉल के थ्रू पढ़े। डिस्कशंस काफी हुए, तो ऐसा लगा ही नहीं कि हम लोगों ने मतलब ज्यादा पढ़ाई की है या बहुत मेहनत की है, बहुत आराम से इजीली चीजें होंगी। तो दोस्तों का तो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। बिल्कुल, मुझे याद है दीदी, और हम तो प्रीलिम्स के जो टेस्ट पेपर होते थे उनको भी कॉन्फ्रेंस कॉल में डिस्कस कॉन्फ्रेंस किया कॉल में करते हम थे लोग पेपर कि मेरे से ये नहीं बना, देखो आपको आता है कि नहीं। हाँ। मतलब मुझे एक चीज ये लगती है कि इस पूरी तैयारी के दौरान दोस्ती ऐसी हो कि जो सिर्फ मतलब जहाँ पे जलन और जलन शिकवे कुछ ना हो, कि अगर आपको कुछ आता हो ना तो आपका दोस्त ऐसा हो जो आपको पद के आगे होके बताए कि यार भाई ये मेरा हुआ है, तुम भी कर लो। तुम भी कर लो। तो हाँ, पेपर शेयरिंग, नोट्स शेयरिंग, इनफैक्ट अभी 2 दिन पहले तक भी मैं कॉन्फ्रेंस कॉल से ही पढ़ रही थी, क्योंकि समय मेरे पास इतना होता नहीं। सुबह का मुझे रसोई भी मैनेज करनी है, शाम की भी मैनेज करनी है, तो जो दिन का मेरे पास टाइम होता था उसी में मैं पढ़ाई करती थी पूरे दिन का। दिन में मैंने बिल्कुल जो स्लीपिंग वाली हैबिट है वो बिल्कुल खत्म कर दी थी, तो ये भी एक फैक्टर रहा। और साथ ही साथ योगा तो करना ही होता है। मैं सुबह सुबह 15 मैं आपको मिनट बताना चाहूंगी दीदी की जो इंटरव्यू में डीएफ में जो हॉबी होती है वो भी योगा ही योगा थी, है। और योगा इंस्ट्रक्टर भी रही हैं दीदी, जी। वो काफी एनजीओज में वो प्रशिक्षण देने भी जाती हैं। ओके, एक चीज और कि दीदी, आपके जो इन-लॉज हैं उन्होंने आपको कैसे सपोर्ट किया? आपके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ हैं जी, उनका क्या योगदान रहा? शुरुआत में तो हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ता है। जब मैंने 2017 का प्रीलिम्स दिया तो मैंने उन्हें बताया कि मेरा सिर्फ 2 मार्क्स से रुका है। फिर मैंने कुछ समय के लिए तैयारी छोड़ी। फिर मैंने 2018 में मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तब से उन्हें कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, अब ये कर सकती है। राज्य सेवा परीक्षा एक बहुत बड़ी परीक्षा है। जैसे मेरे फादर इन लॉ पुलिस विभाग में रहे हैं, तो वो इस चीज से परिचित थे, उन्हें पता था। फिर धीरे धीरे उन्होंने सपोर्ट किया। उनके सपोर्ट के साथ साथ एग्जाम निकलते गए और ये जर्नी धीरे धीरे स्मूथली चलती रही, खट्टे मीठे पलों के साथ। ऐसा नहीं कि कभी डिस्ट्रैक्शंस नहीं आए या फैमिली में आते हैं, और डिप्रेशन भी आता है, ये सामान्य सी चीजें हैं। तो अगर आप मैनेज कर पा रहे हो, और आपको सबसे पहले यही सोचना है कि ये एक लंबी जर्नी है, तो पेशेंस तो हमें पहले से बना के रखना होता है। और आपके बेटे का दीदी, क्योंकि मुझे लगता है कि उसका भी बहुत रोल रहा होगा कि जब अपनी मम्मी को पढ़ता हुआ देख रहा है, हाँ, तो वो भी आपसे डेफिनेटली मोटिवेट हुआ ही होगा। एक उसका क्या रोल रहा? बेटे ने मुझे कभी तंग नहीं किया। कभी बेटे ने मेरा बैग नहीं पकड़ा कि मम्मी आप कोचिंग नहीं जाओ। मतलब व्हेन फर्स्ट डे आई लेफ्ट हिम, जब मैं घर आई हूँ 1:30 बजे कोचिंग से, पहली बार मैंने उसे छोड़ा था जब वो 4 साल का भी नहीं था। तो मैं उसे देख रही हूँ कि वो दादाजी के पास खड़े होकर बहुत आराम से चीजें खा रहा है। तो फिर मैं समझ गई कि नहीं, अब मेरा बेटा मैनेज हो जाएगा। मैंने पूरी तरह से अपनी ममता को त्याग किया, उसको दादा दादी को सौंप दिया कि अब जो करना है आप लोग करो इसका, ताकि मैं थोड़ा सा ध्यान इधर दे पाऊँ। और फिर उन्होंने भी उसका बहुत प्यार से ध्यान रखा, मुझसे ज्यादा अच्छे से। तो फिर वहां मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं रही। मैं अपने काम कर लेती थी घर के, और बाकी जो जिम्मेदारियां, जैसे बच्चा कहाँ खेल रहा है बाहर, उसको भी हमें देखना बहुत जरूरी होता है। तो ये वाला जो काम है बड़े लोग घर के करते, तो वो काफी मैनेज हो गया। दी, आप जो लोग सिलेक्ट नहीं हुए हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगी? मतलब डेफिनेटली आज सबका सिलेक्शन होना ही है,
और हम सभी वो चेहरे हैं जिन्होंने आपस में एक दूसरे को देखा है। देखा है। शायद हमारे कुछ साथी रह गए हैं, तो आप उनको क्या संदेश देंगे आप? देखिए, एक बहुत माइन्यूट डिफरेंस है जो सिलेक्शन के इस पार है और जो सिलेक्शन के उस पार है, क्योंकि कल मैं भी वहीं थी। तो मुझे लगता है कि अगर आपने मेंस दिया है, इंटरव्यू तक आप पहुंचे हैं, तो निश्चित तौर पे चयन होना बाकी है। सिर्फ आपका वो दिन है जो एक ना एक दिन आ जाएगा, और उसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी है। मतलब हंसी खुशी और उल्लास के साथ सिर्फ यही सोचना है कि हमारा भी एक दिन चयन होगा, जिस प्रकार से मेरे दोस्तों का मुझसे पहले हुआ था 2019-20 में। तो मैंने सिर्फ यही अपने डिप्रेशन को खत्म करने के लिए यही सोचा कि ये लोग सारे ही तो सामान्य हैं, मेरे बीच से ही गए हैं, तो मेरा भी एक दिन चयन होगा। तो ऐसे ही सबका चयन होगा। ओके, और दीदी आप उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे जो शादी के बाद अपने ड्रीम को छोड़ देती हैं, या उनको लगता है कि यार अब नहीं हो पाएगा, बहुत जिम्मेदारियां बड़ी हैं और अब इतनी सारी चीजों को कैसे मैनेज किया जाएगा, तो आप उन महिलाओं को क्या कहेंगे? मैम, मेरे साथ लाइव एग्जाम्पल रहे हैं ऐसे कुछ। मेरे कॉलोनी में एक भाभी हैं, तो उन्होंने कहा मुझसे कि मुझे डांस क्लास करनी है। मैंने बोला कि पर ना आप बहुत एज हो गई अपनी। मैंने बोला एज होती नहीं है, एज कोई बाउंडेशन ही नहीं है, आप जब चाहो तो स्टार्ट कर सकती हो। बकायदा उन्होंने भरतनाट्यम का कोर्स किया है और आज एक डांस क्लास खोली है। वाह, उनकी जर्नी मेरे साथ ही स्टार्ट हुई थी, पर उन्होंने एकेडमी पहले खोल ली और मेरा चयन आज हुआ है। क्या बात। तो मैं हमेशा महिलाओं को यही कहना चाहूंगी कि आप समय को लेकर बाउंड ना हो और एज को लेकर भी बाउंड ना हो, क्योंकि कला जो आप सीखते हो उसकी कोई उम्र नहीं होती। आप जब चाहें तब स्टार्ट कर सकते हैं, बस आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए और एक कंसिस्टेंसी होना चाहिए। तो दीदी एक बार बस इसके बाद मैं शरद सर को हैंड ओवर करूंगी जी। आप एक पेटेंट लाइन बताइए जो एक अपन लोगों की लाइन होती थी तैयारी के दौरान। पेटेंट लाइन, मॉक इंटरव्यूज जो मेरे फ्रेंड मेरे लेते थे हमेशा, तो मेरा एक सेंटेंस होता था कि जैसा कि मैं बताना चाहूंगी, तो बस यही फेमस था, इसी के नाम से ये लोग मुझे जानते थे और उसी सेंटेंस की वजह से शायद आज मेरा चयन हुआ है। तो बिल्कुल जैसा कि मैं आप सभी को बताना चाहूंगी दीदी का सेंटेंस कि सिलेक्शन तो हो ही जाएगा यार, एक ना एक दिन आप सभी को टेबल के उस पार भी होना है। बस बने रहिए, लगातार बने रहिए, हर दिन सबका दिन आता है, मतलब एक दिन सबका दिन आता है। दिन आता है। ओके, हैंड ओवर टू शरद सर। थैंक यू अशरा मैम, थैंक यू विक्रम सर। सबसे पहले तो मैं अपने दोनों सहयोगियों की तरफ से फिर से ज्योति मैम को और सर को जो है वो कॉन्ग्रेचुलेशन कहता हूँ। थैंक यू। आज का जो इंटरव्यू है उसके माध्यम से हम बहुत सारे मिथक जो बने हुए हैं पीएससी के फील्ड के, मैं उस पर पहले एक ब्रीफ चर्चा कर लेता हूँ, फिर मैं अपने सवालों पे आता हूँ। पीएससी के फील्ड में कुछ मिथक बने हुए हैं, जैसा विक्रम सर ने पहले ही बोला कि ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली और इंदौर जो है यही वो शहर हैं जहाँ से रिजल्ट्स मिलते हैं। पिछले कई सालों को आप देखेंगे, बल्कि आज तक जितने भी रिजल्ट रहे होंगे, ये कहीं नहीं कहा जा सकता कि सारे सारे रिजल्ट वहीं के हैं। और इस बार का रिजल्ट तो इस पर बिल्कुल उसने मुहर लगा दी कि उसने 10 में से 6 जो बच्चे आप देख रहे हैं वो भोपाल के हैं। हम सिर्फ शहर को लेकर के बात नहीं कह रहे हैं, हम इस मुद्दे पर ये बात कह रहे हैं कि ये मिथक तोड़ दीजिए, इस बात से बाहर निकलिए, इस अंधविश्वास, इस भ्रम से बाहर निकलिए। आप जहां हैं, जिस शहर में हैं, अगर आपके पास में सही तरीके के सोर्स पहुंच जाते हैं, अपने ऐसे सीनियर्स, अपने ऐसे दोस्त, कोई नहीं मिलता तो विक्रम सर हैं ही, है ना, वहां से संपर्क करिए और अच्छे कंटेंट के साथ में अपनी तैयारी करिए। ठीक है, तो आप जहां कहीं भी हैं, अगर आपकी सही और ईमानदार तरीके की आपकी तैयारी अगर होगी तो आपको सफलता मिलनी ही है। ठीक है, दूसरी बात जो है, जो दूसरा मिथक है वो ये कि जो मैम के साथ में हुआ कि वो एक बहुत लंबे समय तक हाउस मेकर रही, हाउस वाइफ रही, जबकि उनके पास तो एक प्रोफेशनल डिग्री थी, वो BHMS डॉक्टर रही, और उसके बावजूद उन्होंने अपने करियर को पूरा डाइवर्ट किया, एक लंबे समय का ब्रेक, और उसके बाद फिर वो PSC जैसे फील्ड में उतरना, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है UPSC के बाद का, उसके लिए उन्होंने साहस जुटाया। इसके लिए बहुत बड़ी बात है और वो प्रेरणा के स्रोत हैं बहुत सारे लोगों के लिए। और ना सिर्फ तैयारी की, सिलेक्शन लिया, बल्कि उन्होंने टॉप 10 में जो जगह हासिल की है, वो एक अपने आप में लाखों लोगों के बीच में इस तरीके की चीज़ गेन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जो कि जिनका परिवार 12वीं के बाद बच्चे को भेज देता है UG के लिए कि आप ग्रेजुएशन भी करते रहिए और तैयारी भी करते रहिए, या ऐसे बच्चे जो ग्रेजुएशन के बाद में 1 साल 2 साल का ड्रॉप लेकर के PSC की तैयारी करते हैं, जिनके पास और कोई काम नहीं है, जिनके पास दिन भर सिर्फ यही काम है कि उनको पढ़ना है, और उनकी शिद्दत देखिए और आप अब तुलना कर लीजिए। आपके पास में वही बात है कि मतलब बहाने बनाने वाली बातें बहुत सारी हैं, करने वाले को कर ही लेना है।
वो रोटी बेलते हुए, खाना बनाते हुए भी ईयरफोन लगा करके पढ़ ले रही हैं और बहुत सारी चीज़ें उनकी चल रही हैं। इंटेंसिटी मैटर करती है कि आपने किसी चीज़ को किस तरीके से उसको फ़ील किया कि ये मुझे चाहिए ही चाहिए। तो ये भी है वहाँ पे। और तीसरा जो मिथक है वो ये कि एक निश्चित उम्र के बाद आप एक ऐसी उम्र में होते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि अब पढ़ाई मेरे बस की बात नहीं रह गई। तो उन्होंने उन तीनों ही मिथकों को तोड़ दिया है और इस तीनों ही मिथक के बाद मैं उनके परिवार को भी धन्यवाद देता हूँ, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो इन-लॉज़ हैं, कि उन लोगों ने इस बात का साहस जुटाया, नहीं तो हमारा जो समुदाय है, हमारा जो समाज है, वहाँ पर एक लंबी बहस अब इस बात के लिए हो गई है कि एक लड़की जब उसकी शादी होती है, तो लड़कियाँ जनरली वहीं से करियर को ख़त्म मान लेती हैं, कि उन्होंने पहले क्या किया था वो एक अलग है, अब उनकी नई दुनिया की शुरुआत हो रही है और पुरानी चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म हो जाना है। लेकिन उन्होंने कम से कम इस चीज़ को जीवंत रखा। सर बहुत बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने कम से कम जीवन में ऑक्सीजन बना करके रखे, है ना? इस पीएससी के फील्ड में जो तैयारी चाहिए उसके लिए, है ना, हमें ऑक्सीजन का सिलेंडर हमेशा पीछे रखना पड़ता है, जो मोटिवेशनल है ना इस चीज़ के लिए। तो वो हैं हज़ारों हज़ार जो अभ्यर्थी आपको देख रहे हैं, मैं उनकी तरफ से एक प्रश्न करना चाह रहा हूँ कि 23 जून को प्रीलिम्स है जी और आज हम 8 जून के आसपास इस इंटरव्यू को कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप उनको कि वो कैसे अपने आप को इतने कम समय में, जो कि अब 2 हफ्ते का समय है, उसमें अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें और पोस्ट भी कम है, मैक्सिमम अंक कैसे हासिल करें, क्वालिफाई कैसे करें? प्लीज़। मुझे लगता है कि जो यूनिट्स हैं उनमें उन्हें कमांड बनानी चाहिए प्रत्येक यूनिट पे। अगर मैक्सिमम यूनिट्स पे वो कमांड बना लेते हैं और एक यूनिट छूट भी जाती है तो इतना इश्यू नहीं होता, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं उसे हमें सही करना है, हमें मल्टीपल चीज़ों की तरफ नहीं भागना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएं। आजकल यूट्यूब पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर उन्हें मेरा जो अंदाज़ रहता था कि मैं लास्ट टाइम में यूट्यूब पे बहुत सारे एमसीक्यूज देखती थी, एक टॉपिक को डालती थी, उसी टॉपिक को 3 चैनल्स से देखती थी, 3 या 4, तो जो क्वेश्चंस कवर होने होते थे उस टॉपिक से वो सारे उससे कवर हो जाते थे। तो इस प्रकार से मैंने अपने प्रीलिम्स में हमेशा जनरल कैटेगरी से ही क्वालिफाई किया है, ओबीसी। तो मल्टीपल हमें एमसीक्यूज की तरफ देखना चाहिए। जी जी। पीएससी का जो प्रीलिम्स का सिलेबस है उसमें मध्य प्रदेश और भारत 2 सेगमेंट में उसको डिवाइड किया गया है यूनिट्स में। एमपी को लेकर के ज्यादा फोकस होना है या इंडिया को? पर्सपेक्टिव क्या होगा? वैसे तो दोनों 50-50 वाले लेवल पे हैं। लास्ट पेपर जो हुआ था 2023 का, उसमें एमपी का वेटेज मुझे थोड़ा कम लगा, परंतु हमें ऐसा नहीं मान के चलना चाहिए, हमें दोनों को ही देना चाहिए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली मध्य प्रदेश का एग्जाम है तो मध्य प्रदेश से संभावित है कि ज्यादा प्रश्न बनेंगे, तो हमें उसको तो हमारे टिप ऑफ टंग पे होना चाहिए। बस प्रयास हमें ऐसा करना चाहिए कि हमारे और फैक्ट्स ना छूटें। अगर आपने अभी कहा कि कुछ छोड़ा जा सकता है, तो अगर गुंजाइश ऐसी लगती है कि नहीं रिपीट कर पा रहे हैं, रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर कोई बच्चा मतलब बहुत स्ट्रेस में जा रहा है कि नहीं वो बहुत नहीं कर पाया, जो पहली बार दे रहे होंगे, अगर उनको लगता हो कि कुछ स्किप करना है तो किस टॉपिक को स्किप कर सकते हैं? स्किप जैसे मैंने देखा है कि करंट के कुछ क्वेश्चन हैं जो हमें 2 क्वेश्चन, कई बार 2 क्वेश्चन मिलते हैं, तो वो बहुत ज्यादा करंट पे अगर फोकस ना करें और सब्जेक्टिव्स को ही अच्छे से प्रिपेयर कर लें तो आप 80 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ये मेरी स्ट्रेटेजी रही है। ठीक, थैंक यू। अच्छा मैम, ये बताइए कि मेंस में आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं। जी सर। तो मेंस जो है उसमें 3 नंबर के प्रश्न, 5 नंबर के और 11 नंबर के जो प्रश्न हैं, जो अब नए सिलेबस में 2, 7 और 10 है ना, उसके हो गए हैं, लेकिन वर्ड लिमिट लगभग दोनों की वही है, फ्रेमिंग लगभग दोनों की वही है, फॉर्मेटिंग। आप उनको कैसे डील कर सकती हैं? एक आउटलाइन, जो अभ्यर्थी लगातार मेंस दे रहे हैं और मेंस क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, आपके लिए ऐसा रहा कि मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि ज्योति मैम जो है उनकी हैंड राइटिंग बहुत बहुत अच्छी है। वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, लेकिन उनकी हिंदी की राइटिंग भी बहुत अच्छी है। हम लोग इस पॉडकास्ट के बाद उनके कुछ नोट्स भी शेयर करेंगे टेलीग्राम और अपने चैनल पर, जो भी हम लोग का है। और बहुत सारे अभ्यर्थी जो मुझसे, विक्रम सर से और ऐश्वर्या मैम से जुड़े हुए हैं इस प्रिपरेशन से बहुत लंबे समय से, हम लोग लगातार मेंस देने वाले बच्चों को ये बात बोल रहे हैं कि हैंड राइटिंग आपकी बहुत मैटर करती है। आप जहाँ व्यक्ति के सामने खड़े होकर के नहीं बता सकते, वहाँ आपकी कॉपी बोलती है, और वो कितनी नीट एंड क्लीन है, आपकी हैंड राइटिंग कितनी बेहतर है, आपका प्रेजेंटेशन कितना उम्दा है, इससे आपके मार्क्स बढ़ते हैं। ठीक है। हिंदी मीडियम के जो अभ्यर्थी हैं उनकी एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो ये मान के चलते हैं कि हिंदी में कॉपी को कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता, राइटिंग गड़बड़ होती है। बट मैं आपको जीवंत उदाहरण दे रहा हूँ कि एक इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट जो हैं उन्होंने हिंदी में कॉपी को कवर किया है, तो
इन सब चीजों से तो पीछे निकलिए, अपनी प्रैक्टिस को और मजबूत करिए, है ना। हम आंसर पे आते हैं, जो सवाल मेंस के लिए हमने पूछा है जी। सर 3 मार्कर में मेरी स्ट्रेटेजी होती थी कि मुझसे जितने फैक्ट बन जाते हैं, भले ही वो 2 लाइन का हो, लेकिन मैं उस 2 लाइन में, जैसे आयुष मिशन है तो मैं आयुष का एक फुल फॉर्म, मिशन का ईयर और उसका ऑब्जेक्ट, मतलब 3 चीजें आपकी कवर होनी चाहिए। उसके साथ आप और भी चीजें ऐड कर सकते हो कि मिनिस्टर कौन है। जितने आपको 3 मार्कर में फैक्ट आते हैं आप कॉमा लगा के, मैंने यही स्ट्रेटेजी अपनाई थी 2021 में, तो वही काम किए। शायद मैं 19 और 20 में इस चीज को नहीं कर पाई थी। तो हमें 3 मार्कर या 2 मार्कर में मल्टीपल फैक्ट्स डालने हैं। ठीक है। और जब हम 5 मार्कर की, जैसे रजिया सुल्तान अगर आया है तो आपका पहला सेंटेंस होना चाहिए कि वो पहली महिला शासिका थी भारत की, और हमें उनका ईयर मेंशन करना है कि 1236 से 40 तक। अगर आप ईयर मेंशन कर रहे हो तो आपको 3 मार्क। ये दिखाता है कि आपको हाँ, मतलब चीजें बहुत जी जी है ना क्लियर है जी। तो मैंने 2018 में इस प्रकार का प्रयास किया था। मैंने अपनी कॉपी भी देखी थी, तो मैंने वहां से एक एनालिसिस किया कि इन क्वेश्चंस में मुझे अच्छे मार्क्स मिले, तो फिर उसी को मैंने आगे बढ़ाया। और 5 मार्कर की है तो आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं। अगर हमसे कोई पॉलिसी पूछिए तो हमें ऑब्जेक्टिव उसका जरूर लिखना है, उसके आप कुछ प्रोविजंस लिख सकते हैं, और लास्ट में आप कंक्लूजन के तौर पर अगर कोई योजना आपको याद आ रही है करंट की, तो आप एक या 2 फैक्ट डाल सकते हैं, तो वो आपको काफी कवर कर लेगा। नोट्स के बारे में बताइए मैम कि आपने नोट्स कैसे प्रिपेयर किए हैं। इससे पहले भी मैं आपको एक बात बताऊं कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं वो कोविड के बाद के जो प्रिपरेशन करने के लिए जो बच्चे आ रहे हैं इस फील्ड में, वो नोट्स बनाने पर ज़्यादा यकीन नहीं करते। वो किताबों को उठा करके उन्हीं को सीधे मार्केट से क्रिएट कर ले रहे हैं, या वो मार्केट से कोई बुक उठा रहे हैं और मान ले रहे हैं कि नहीं यही सब कुछ है। तो ऐसा भी कुछ कंसेप्ट अभी मार्केट में चल रहा है, तो इसको भी क्लियर करिए। हम लोग की कोशिश तो लगातार है, हम लोग लगातार ये मैसेज दे रहे हैं कि आपके अपने खुद के नोट्स होने चाहिए। अपना ओपिनियन आप बताइए। नोट्स बहुत जरूरी है सर, क्योंकि एंड ऑफ हमारा ये 6 दिन के पेपर होते हैं, तो जरूरी नहीं कि हम बुक्स को खोल पाए। बिल्कुल, तो हमें एक अपना वो बना के रखना है बंच, कि हमें अंत समय में इसी को रिवाइज करते रहना है। तो नोट्स बहुत जरूरी है, उससे आपका बहुत जल्दी रिवीजन हो जाता है। और जब एक ही नोट्स को हम मल्टीपल टाइम्स पढ़ते हैं तो वो एक तरह से हमारे दिमाग में छप जाता है। बिल्कुल। तो जब हम पढ़ते हैं उसको मल्टीपल, हमें याद होता है, तो हमें लिखने में भी प्रॉब्लम नहीं आती। तो नोट्स तो हमें बनाने चाहिए, और जो लास्ट के लिए रिवीजन के लिए हमें शॉर्ट नोट बना लेने चाहिए। जैसे कोई पॉलिसी है उसका ईयर, और शॉर्ट फॉर्म में आप कोई ट्रिकी वर्ड्स भी अपने बुलेट पॉइंट्स डाल सकते हैं, और स्कीम वगैरह। तो नोट्स तो मुझे लगता है बहुत आवश्यक है। ठीक है। इंटरव्यू में आपसे कुछ ऐसा पूछा गया हो जो बिल्कुल पूरे इंटरव्यू को आपके फेवर में ला दे, कुछ ऐसा इम्पैक्टफुल, उन्होंने कुछ ऐसा पूछा और आपने कुछ ऐसा बताया हो, आपको अगर कोई एक आध सवाल याद आते हो तो? सर मेरा, उन्होंने ये पूछा था कि आपका कौन सा साक्षात्कार है, तो मैंने बताया कि मेरा 4था साक्षात्कार है, क्योंकि मैंने होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी का भी साक्षात्कार दिया था फरवरी में। उसके पश्चात उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन, मुझे ऐसा लगा कि शायद वो टर्निंग रहा। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप भविष्य की कोई 3 प्रधानमंत्री बताइए, कोई भी बताइए, अपोजिशन का हो, उसी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का, और मैं भी हो सकता हूँ। तो 2 तो मैंने जो करंट पार्टी है अपना, उनसे नाम उनको सजेस्ट किए, और तीसरा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मुझे एक पॉइंट याद आया कि सर ने कहा था कि मतलब मैं भी हो सकता हूँ, तो फिर मैंने उन्हीं का नाम, सर मैं आप ही का नाम सजेस्ट करा। तो मुझे लगा कि ये पॉइंट शायद अच्छा लगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड। जी जी, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करने में, तो एक ये चीज जी। अच्छा, जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो आना चाहते हैं इस फील्ड में, या जो बहुत लंबे समय से लगे हैं, उनके लिए एक स्ट्रेटजी जो आप बताना चाहें उनको, कि क्या बिल्कुल स्पाइन क्या है इस फील्ड का जी, कैसे करें, जिनको ओपनिंग करनी है, जिनको स्टार्ट करना है, उनके लिए भी कुछ एक मैसेज हो जाए, जो पहले से लगे हुए हैं बट किसी वजह से शायद दूर हैं जी, और जो एक बड़ी उम्र में पहुंच चुके हैं और उनको लगता है कि वो साहस नहीं जुटा पा रहे हैं इस फील्ड में आने का, तीनों के लिए कुछ? पहला तो जो बड़ी उम्र में पहुंच चुके हैं वो साहस नहीं जुटा पा रहे हैं, क्योंकि मेरी भी काफी एज अब हो ही गई है लगभग। तो हाँ जी मैम, तो मुझे लगता है कि उन्हें सिर्फ एक अपने आप को एक आवाज लगानी है, बूस्ट करना है। अगर उन्होंने एक बार अपने आप को बूस्ट कर लिया तो वो डेफिनेटली जंप कर सकते हैं। वर्किंग प्रोफेशनल्स जो हैं वो हिम्मत इसलिए भी नहीं जुटा पाते कि उनके पास एक ठीक ठाक सैलरी होती है, एज भी एक निकल चुकी होती है, तो उनको लगता है कि मैं इसको ड्रॉप करूंगा तो नया रिस्क लेने के लिए मेरे पास टाइम है या नहीं, तो वो भी एक पॉइंट है। तो प्लीज आप अपना आंसर करें। जी सर, मेरे पास भी एक करियर ऑप्शन था कि क्लिनिक और ये वाली चीजें, परंतु मुझे लगता है कि जो गोल हमारे फिक्स होते हैं
तो वो आपसे वो चीज करवा लेते हैं। तो अगर वर्किंग प्रोफेशनल हैं और आपके गोल फिक्स हैं तभी आप चीजें कर सकते हो कि हाँ मतलब, क्योंकि कई मेरे मित्र हैं, जैसे मेरी फ्रेंड टॉपर रही अंकिता, वो भी जॉब में रही, परंतु फिक्स था कि नहीं दीदी अब डीसी। तो मैंने जुनून देखा है उसमें, वो चीज उसने किया है, तो मुझे लगता है सब लोग कर सकते हैं उसको। बिल्कुल जुनून तो यार हम सब ने आप में भी देखा जी हाँ बिल्कुल प्रैक्टिस। और नए बच्चों के लिए मैं कहना चाहूंगी कि पहले वो सिलेबस को समझें, उसकी डिमांड को समझें, सिलेबस को रीड करें मल्टीपल टाइम्स। उससे क्या होता है कि जब हम न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं तो हमारी जो सिलेबस की चीजें होती है वो हमें न्यूज़पेपर में क्लिक होती है, तो आप उसके नोट्स भी बना सकते हो। तो ये वाली चीजें आपको आंसर राइटिंग में भी सिलेबस काम को आती हैं। कंप्लीट करने में कितना टाइम एक व्यक्ति कितना एक्सपेक्ट करे, एक नया हाँ। बच्चा? क्योंकि कई बार इसमें भी कुछ मिथक है, कई कोचिंग वाले जो हैं वो आप देखते हैं कि 1.5 साल 2-2 साल तक उसको चला जी, रहे हैं जी, वहां पे। तो एक जी। ये भी कंसेप्ट हम क्लियर करते चलें कि सिलेबस इतना बड़ा नहीं है, नहीं पर एक डेफिनेट टाइम इंटरवल जो है उसमें हम उसको कंक्लूड कर सकते हैं। जी, मुझे लगता है कि बच्चों को कोचिंग से सिर्फ गाइडेंस जो होता है वो बहुत जरूरी होता है कोचिंग का भी, तो गाइडेंस के लिए वो कोचिंग को रेफर कर सकते हैं, परंतु उन्हें पर्सनल एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। बिल्कुल। अगर वो पर्सनल एफर्ट्स लगाएंगे तो वो 1.5 साल के कोर्स को 6 महीने में भी कर सकते हैं, और बाद के जो 6 महीने होंगे उसमें उसका प्रॉपर रिवीजन कर सकते हैं। तो आप अगर चाहें तो 6 मंथ में भी कर सकते हैं कोर्स को, 8 मंथ्स में भी कर सकते हैं, और 1 ईयर में भी। जो फ्रेशर्स हैं उन्हें चीज़ों को समझकर समय दे सकते हैं, तो आंसर राइटिंग भी करें, प्रीलिम्स के टेस्ट भी दें, और डिमांड को समझें, प्रीवियस पेपर देखें, तो बिल्कुल। उसके साथ वो चीज़ें कर सकते हैं। प्रैक्टिस कितना मैटर करेगी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज और मेंस की टेस्ट सीरीज? जी सर, मैंने 2019 तक काफी प्रीलिम्स के टेस्ट दिए, तो उसके बाद मैंने थोड़ा कम कर दिया था, क्योंकि अब मेरे को हैबिट में आ गया था वो चीज़ कि हाँ ये क्वेश्चंस तो मुझसे बन जाएंगे, तो मैं सिर्फ नए क्वेश्चंस को देखती थी उस समय। पुरानों पे मैं ज्यादा फोकस नहीं करती थी कि हाँ अब उसी टॉपिक को मुझे बार बार नहीं देखना है, क्योंकि मुझे अब नए की तरफ भी बढ़ना है, जिस प्रकार से परीक्षा की डिमांड थी। परंतु जो नए बच्चे हैं और जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर रहा है, तो उन्हें मल्टीपल पेपर टेस्ट पेपर लगाने चाहिए, और अलग अलग इंस्टीट्यूट के पेपर वो हाउ ले मेनी सकते हैं। नंबर्स, मतलब अगर हम कहें कि कितने पेपर लगाने चाहिए, जैसे वीएस एजुकेशन जो टेस्ट सीरीज चलाता है उसमें मुझे लगता है कि हम लोग 30 से 40 टेस्ट हम प्रोवाइड कराते हैं, जी जी, तो कितने लगाने चाहिए? सफिशिएंट है सर। 25-30 पेपर्स भी आप 25-30 लगा सकते हैं। पेपर? बस शर्त ये है कि आपने जो पेपर लगाया है उसका आपको उस दिन में एनालिसिस के लिए भी समय देना है, कि मेरे इस पेपर में क्या क्वेश्चंस गलत हुए थे, उनको आपको नोट डाउन करना है। आज आप उनको नोट डाउन करेंगे, कल आप उनको दोबारा देखिए, क्योंकि चीजें हमें याद करना बहुत आवश्यक है। उसका जब तक हम एनालिसिस नहीं करेंगे तो वो पॉइंट्स हमें याद नहीं होंगे, तो ये बहुत जरूरी है। अच्छा, गाइडेंस का इसमें कितना रोल है, जिसको आप कोचिंग कह रही हैं? जी, मैं उसको जी। ऐसा कह रहा हूँ कि जो सीनियर्स हैं, जो जैसे आप फ्रेंड सर्कल की बात जी, कर रही थी कि जी। जिनको कुछ उसका पहले से प्रीवियस एक्सपीरियंस है, गाइडेंस कितना रोल प्ले करता है? फैमिली का तो सपोर्ट मिलता है, जी जी फैमिली का पीएससी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जी वो तो असिस्टेंस के लिए लोग हैं। जी गाइड करने वाला व्यक्ति कितना मैटर करता है लाइफ में? अगर ना मिले तो भटकने की संभावना कितनी है? जी जी, शुरुआत में मेरे साथ ये चीज रही 2019 तक। फ्रेंड सर्कल मेरा ज्यादा बड़ा नहीं था, मैं घर पे अकेले ही पढ़ती थी। फिर इंटरव्यू सेशन के दौरान मेरे मित्र बने, तब मुझे एनालिसिस हुआ कि नहीं, आपको फ्रेंड्स से भी गाइड लेना, बहुत नई चीजें सीख सकते हो उनसे, ये चीज। और मेंटर तो होने ही चाहिए आपके, क्योंकि वो आपको ये बताते हैं कि एक्चुअली आपको करना क्या है, सिलेबस की क्या डिमांड है, और वही समझना है, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है, हमें स्मार्ट तरीके से उसको कंप्लीट करना है। तो ये आपको एक मेंटर बहुत अच्छे से बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मेरी तरफ से जो एग्जाम के शेड्यूल और उसके पैटर्न को लेकर के जो क्वेश्चंस थे वो मैंने मैम से पूछे, ज्योति मैम से, और अब मैं सेशन को आगे बढ़ाने के लिए विक्रम सर को इसको हैंड ओवर करता हूँ और वो इसको कंक्लूड करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर ऐश्वर्या जी, आपने सेशन को एक अच्छे लेवल पे ले जाके मुझे सौंपा है, और क्योंकि इस सेशन में जितने पॉइंट्स हो सकते थे वो सभी लेवल्स हमने कवर कर लिए हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स बचे हुए थे कि जैसे जो उनके हस्बैंड हैं, मुझे लगता है कि एक इनका उतना नहीं हो पाया उनका डिस्कशन, और जो अभी हमारी चर्चा भी हुई थी, तो मतलब क्योंकि एक आजकल शादी के, हाँ एग्जैक्टली, मतलब शादी के बाद जनरली जो अपना समाज है उसमें मान लिया जाता है कि एक जो फीमेल आएगी उसका एक पारिवारिक दायित्व भी होता है, लेकिन अब उनको कैसे मोटिवेशन मिला,
तो फिर मैं इस सेशन का फिर लास्ट करूंगा। पहले मैं सर से चाहूंगा कि ओम प्रकाश जी बताएं कि उनको कैसे मोटिवेशन मिला कि हमें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर मोटिवेशन नहीं होगा तो कोई जनरली सपोर्ट करता नहीं। कंटेंट कैसे हाँ। शूट नहीं करते थे कि जो ये कंटेंट कैसे सेंसर- पहुंचता था। अपनी सेंसरशिप बोर्ड वाली बुक का भी बताएं। सर जी सर, जैसा कि मैं बताना चाहूँगा आपको कि हम लोग क्या कि शादी के बाद जनरली बताना चाह रहा हूँ आपको कि शादी के बाद क्या हुआ कि ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं थी कि एमपीपीएससी में आना है, क्योंकि अच्छे प्रोफेशन में थी ऑलरेडी, अच्छा प्रोफेशन था और उन्होंने एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर लिया था लेक्चरर के लिए। अच्छा प्रतिभाशाली तो रही है ज्योति शुरू से, तो वहां भी जाते ही उन्होंने अपनी छवि छोड़ना शुरू कर दिया था कि डिमांड में ये आने लगी थी कि आप आइए, तो इनको एक क्लिनिक का भी उन्होंने दायित्व दे दिया था प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में कि मैडम आप तो क्लिनिक भी देखिए, क्योंकि डायग्नोस अच्छा पकड़ने लगी थी, लेक्चरर काफी अच्छी थी, बोलने में भी बढ़िया थी। तो 14 तक हमारा ऐसा चलता रहा। फिर एक इंसिडेंट हो गया हमारे, मैंने बताया था जैसे कि इन्होंने बताया कि हमारे यहाँ एक रेंट पे 2-3 लड़कियां आई हैं एक्चुअली, तो इनका ग्रुप डिस्कशन होता रहता था। पर एक बार उनकी सिस्टर मिलने के लिए वहां पर आई, तब उनने पूछा कि वही वहां पर है क्या, उनका नाम लिया। तब मुझे लगा कि पता नहीं यार क्या बात है, एक बड़ी सी गाड़ी लेकर आई हुई है और एक प्रशासनिक गाड़ी है। मैंने कहा पता नहीं यार रेंट पे दिया है कि ऐसा नहीं कोई बात हो। तब उन्होंने बताया कि ये तो वही मेरी सिस्टर है, वो ज्वाइंट कलेक्टर थे उस समय थी। फिर पता लगा कि जो हमारे यहाँ रह रही है वो भी तहसीलदार, नायब तहसीलदार में उनका चयन हो चुका था तैयारी। तो वहीं से एक थोड़ा सा हमारा टर्निंग पॉइंट हुआ और ये लोग कभी डिस्कशन में बैठती थी, अच्छा प्रतिभाशाली थी और जल्दी कैचिंग पावर इनकी अच्छी थी, तो ये जल्दी कैच कर जाती थी। मतलब वो लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड थे, तैयारी भी कर रहे थे, पर इनकी कैचिंग देख के वो उन्होंने मुझसे कहा कि जिया जी आप कर क्या रहे हो दीदी के साथ। मैंने कहा यार ये बढ़िया पढ़ाती है, लेक्चर कोई इश्यू तो है नहीं है। तो वहां से हमारी टर्निंग पॉइंट थी। बोला जिया जी हम लोग जब पढ़ते हैं तैयारी कर रहे हैं, ये सडनली आके बैठे पर इनकी कैचिंग अच्छी थी, इनको थोड़ा सा मूव करा जाए। तो फिर सोचा कि ठीक है करते हैं, लेकिन वो 17 ऐसे ही निकला। उसके बाद धीरे 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 मैडम ने जब पिकअप शुरू करा है तो फिर बड़ा, फिर मेरे पिताजी का बहुत बड़ा रोल है एक्चुअली। क्या वो प्रशासनिक सेवा में रहे, मध्य प्रदेश पुलिस में थे, उन्होंने सारे संघर्ष देखे थे। और दूसरा बेटा, मतलब इसको भी क्या है कि बेटी की तरह ही रखा उन्होंने, कभी बहू वो बाउंडेशन नहीं थी। तो शुरुआत तो जैसे हमने कहा कि इतना टाइम दे नहीं पाए, उन्होंने फैमिली को भी देखा, बच्चे को भी देखा, मुझे भी देखा। फिर धीरे धीरे ये पता लगा कि नहीं इस एग्जाम की जो डिमांड है वो ज्यादा है, आपकी फैमिली को आपको कुछ और देना पड़ेगा। तो फिर हम लोग हस्बैंड वाइफ के अलावा हमारी ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी, हम फिर दोस्त बहुत अच्छे हुए, दोस्त शुरू से अच्छे थे। पर हमने कहा यार एक कॉर्पोरेट दोस्ती भी करेंगे कि भाई प्रोफेशनल बनानी पड़ेगी। तो उसमें ये भाई चाहे मेरे गेस्ट आए चाहे आपके गेस्ट आए, आपसे अपना इंट्रो करो और आप जाओ। भाई या शादी है या कोई फंक्शन है, कोई है तो आपके आओ चाहे मेरे आओ, मैं डील करूंगा। तो कई बार लोगों ने गलत मतलब भी निकाला कि शायद हस्बैंड वाइफ में ट्यूनिंग अच्छी नहीं है। कई साल मैडम गई नहीं है मेरे साथ में अभी तक। तो लेकिन उसका धीरे धीरे जो है फिर वो संघर्ष चलता रहा। पिताजी माता जी का भी काफी अच्छा सपोर्ट था और इनने तो खैर तपस्या करी। मतलब मैं कह रहा हूँ ना, जैसे ये खा रही है, कभी खाना बना रही है, बच्चे को पढ़ा रही थी, एक हेडफोन लेता था, ये अपने टॉपिक से कभी नहीं हटी, सिंगल गोल था। और इनके ग्रुप का बहुत बड़ा योगदान है, मतलब जो मैंने देखा है कि इनकी जो फ्रेंड सर्कल उसका बहुत बड़ा योगदान रहा सर। और धीरे धीरे जर्नी यहाँ तक आ गई है आज फाइनली जो है कि सिलेक्शन हो गया। कंटेंट को स्क्रूटनी कैसे करते हैं वो बताइए। आप टेलीग्राम और इन सब ग्रुप में बहुत एक्टिव हैं। अब एक्चुअली अगर ये पूरा पढ़ने में रहती थी तो फिर मैंने इनके सारे ग्रुप ज्वाइन कर लिए थे। जो जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती थी मैं इनको बता देता था मीडिया प्लेटफॉर्म से धीरे धीरे। तो हमें मान और फिर आप जैसे कुछ अच्छे लोग धीरे धीरे मिलते गए तो गाइडेंस मिलता जाता है धीरे धीरे। ऐसा होता है कि एक रोल होता है कि हमें मान के चले कि इतनी तैयारी तो आपकी भी हो ही गई जी जी। कंटेंट असल में हमारी जो 4 साल में जो बात हुई ना एक बार तैयारी के बाद में, तो हमारी अंदर कोई डिस्कशन होता ही नहीं था। ये जो टॉपिक पढ़ती थी ये हम लोग खाना खाते थे, मुझे सुनाती थी कि आप बैठे आओ मेरे सुनो, आप चाहे हिस्ट्री को लेके चले जाए, ज्योग्राफी को लेके, बस जीएसटी वाला माहौल था। अगर बेटा बैठा तो उसको 1 घंटे पढ़ाना है इनको, और फिर उसको भी एक काम करना कि तू रूप में बता रहे हूँ एमपी की पूरा मैप समझाती हूँ। तो मेरे बेटे को भी काफी कुछ मैप मैंने उसको काफी स्टडी करवा दिया। बहुत स्टडी करा। मतलब हमारे जो बेडरूम है उसमें मैप लगा हुआ है, फोटो वोटो नहीं है किसी की, मैप लगे हुए हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी एमपी। तपस्या है, मैंने उसे काफी चीजें उसमें पढ़ा दी है अभी तक बेटे को भी। इसमें ईमानदारी से करना पड़ता है, जैसा आपने कहा ना कि पेशेंस चाहिए। और आप कभी नहीं जानते कि कब आपका दिन वो आएगा, वो 2 साल में भी हो सकता है, 3 साल में भी हो सकता है।
पर हाँ, आपको स्टूडेंट को टाइम तो देना पड़ेगा, ये आप मान के चलिए। मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, जो भी तैयारी कर रहे हैं उन्हें समय लगता है। कई बार ये तरह चिड़चिड़ा जाती है कि पूरी फैमिली पर चिड़चिड़ा जाती है, एग्जाम होता है तो भाई हम लोग ठीक है फेस करते हैं उस चीज को, क्योंकि जब जब इनके एग्जाम आते हैं तो ये हाइपर हो जाती है, फिर वो पढ़ता है क्योंकि इनको लोड है, इतना बड़ा सिलेबस है, इतनी जल्दी कवर नहीं होता। तो फैमिली को समझना पड़ेगा कि आपको इनको समय देना ही है, क्योंकि रिश्तेदारी और सब चीज करके ये नहीं कर सकते हैं, और फिर रिजल्ट आपके सामने। थैंक यू सर। देखा फिर आपने कि कहीं ना कहीं सफलता अकेली नहीं होती है, बहुत लोगों का सहयोग लगता है, भले वो दिखता नहीं है, लेकिन आप जो एक मकान बनाते हो जैसे उसकी नींव होती है ना, तो उस नींव में बहुत लोग शामिल होते हैं। लेकिन ये सब बताने का हमारा मेन जो लक्ष्य ये था कि ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जहाँ ये कंडीशन बहुत कॉमन है और बिल्कुल सेम चल रही होगी, तो इस सेशन से कहीं ना कहीं वो भी एक इंस्पायर होंगे कि थोड़ा सब्र रखें। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि वो जैसे उन्होंने बोला कि मैडम का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता था, वो डेफिनेटली आप समझ सकते हो, जब इतना लोड आएगा तो वो आपको सहन शक्ति आपको लाना पड़ेगी, समझना पड़ेगी कि वो चिड़चिड़ापन किसी एक विशेष रीजन से हमेशा के लिए नहीं है, और जब फिर सफलता आती है तो वो फिर चिड़चिड़ापन जो हाल में बदलते ही बदलता है, वो आपके बीज है, फ्यूचर में कहीं ना कहीं फल देंगे आपके लिए। तो चलिए, इस सेशन में मेरे ख्याल से हम लोगों ने सब पॉइंट कवर कर लिए। बस एक लास्ट पॉइंट, जैसे कि हम लोग किफायती शिक्षा मिशन प्रोग्राम हमारे बहुत सारे चल रहे हैं, ज्योति जी भी उससे लाभान्वित रही हैं, हमारे कई प्रोग्राम चल रहे हैं, क्योंकि जब से उन्होंने तैयारी शुरू की उस दौर से हम लगातार बहुत कंटेंट फ्री डालते रहे, कई टेस्ट सीरीज हमारी साइड से फ्री रही, इंटरव्यू प्रोग्राम्स हमारे रहे। तो ज्योति जी से मैं जानना चाहूँगा, जिनके पास संसाधन है वो तो लाखों रुपए की फीस कहीं भी भर सकते हैं, लेकिन अब हमारे जो ग्रुप का प्लेटफॉर्म है VS एजुकेशन और VSS चलता है संस्था हमारी, तो उनके प्रोग्राम्स के लिए आप बच्चों को क्या सजेशन देना चाहती है कि कहाँ तक उनसे फायदा लगता है, और आपने उसको कैसे अप्रोच किया, कहाँ तक आपकी स्टडी में वो सहायक रहा है? थोड़ा दो शब्द उसमें। सर 2020 का जो रिजल्ट आया था उसके बाद आपने काफी कंटेंट प्रोवाइड करवाया, और उसी रिजल्ट के जस्ट कुछ समय बाद ही 2021 का मेंस था, और इत्तेफाक से वो कंटेंट हिंदी में था। तो मेरी जो फ्रेंड है अंकिता पाटकर और मैं, हम दोनों ने उस हिंदी वाले कंटेंट को इंग्लिश में कन्वर्ट किया। बताइए, बहुत बड़ी बात। एक सब्जेक्ट का वो करती थी, कई बहुत अच्छे नोट्स आपने हमें प्रोवाइड कराए, तो उन कंटेंट को हमने ट्रांसलेट किया, हमने और रिसोर्सेज को नहीं ढूंढा, उन्हीं रिसोर्सेज से हमने पढ़ाई की, और लगभग हम लोग के सिमिलर मार्क्स हैं, कुछ ही मार्क्स का डिफरेंस है। तो आप कहीं भी हो, अगर आपको इस प्रकार की टेस्ट सीरीज का लाभ मिल रहा है तो ज्यादा से ज्यादा आपको लाभ उठाना चाहिए। पैसा मैटर नहीं करता, और बहुत महंगी किताबें मैटर नहीं करती, आपकी एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और प्रॉपर नोट्स आने चाहिए आपके। तो मुझे लगता है कि ये काफी फायदा। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हम लोग जो एक काम कर रहे थे उसके कहीं ना कहीं, एक्चुअली पहले हम लोग ज्यादा रिजल्ट से बात नहीं करते थे, लेकिन वर्तमान में जो एक मार्केटिंग का दौर चल रहा है, बहुत झूठी मार्केटिंग चारों तरफ चल रही है, तो हमारा आने का लक्ष्य रहता है कि हम लोग जो कर रहे हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है तो उसका ये मतलब नहीं है कि उनके पास कोई जरिया नहीं है, हम लोग हैं उनके लिए जरिया, कोशिश कर रहे हैं जो हम लोग कर सकते हैं। तो उनके जो हस्बैंड भी हैं उनसे भी चर्चा हुई थी कि वो भी हमारे सभी प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे, तो वो भी एक, मैं चाहता हूँ एक बच्चों को मैसेज दें कि कैसे उन्होंने उस चीज को अप्रोच करके, जो उनको फिल्टर का उन्होंने काम किया था, कि जो जानकारियां मिल रही थी, कहीं ना कहीं उनकी बहुत बड़ा संघर्ष है। मैडम का तो सिलेक्शन हुआ ही हुआ है, लेकिन उनका संघर्ष भले ना दिखा हो, लेकिन हम लोगों ने उस चीज को भांपा है, काफी टाइम में चर्चा हुई। सर, दो शब्द आप भी इस पे बोलिएगा, जो एक किफायती शिक्षा प्रोग्राम से उनके बच्चों का क्या फायदा होता है, या क्या फ्यूचर में लाभ ले सकते हैं? जी सर, जैसा आपने बताया ना कि ये जो संस्थाएं हैं, जो बच्चे भाई बड़ी बड़ी लाभन भाई नहीं फीस दे सकते हैं, तो आप जैसे VS एजुकेशन ने मतलब ऐसे नोट्स प्रोवाइड कराए हैं कि आपको लगभग पूरा का पूरा मटेरियल ही उसमें कवर हो जाता है, अगर आप फोकस करें और थोड़ी ईमानदारी, क्योंकि ये तो अपनी 100% ईमानदारी से आपको नोट्स प्रोवाइड हो ही जाते हैं आपने जो कराए, पर विद्यार्थी को अपनी मेहनत करना है। जैसे मैंने ज्योति को देखा था तो इसकी ईमानदारी ये थी कि कई बार एग्जाम टाइम में शायद 3-3, 4-4 घंटे, हालांकि ये गलत है, सोना चाहिए, पर इनको कभी नींद नहीं आती, 3-4 घंटे हमेशा जो है कि उठते जागते एक मन में रहता था। तो अपने अगर आप 100% अगर आप गोल्स को मान लें तो नोट्स तो इतने बढ़िया है आजकल जो प्रोवाइड करा रहे हैं कि आपको भटकना नहीं है, और ज्यादा लोगों में नहीं पढ़ना, मतलब बहुत ज्यादा आपको चीजों को नहीं पढ़ना है कि एक अपना बस लिमिटेड अच्छे नोट्स लेके जैसे आपने प्रोवाइड करा, बस हाँ, बहुत कचरा इकट्ठा नहीं करना है, और सब देखिए सफलता मिलती है, हार्ड टू द पॉइंट, बस मेहनत करना है आपको, लेकिन उसके अंदर से तो सर का बहुत बड़ा योगदान है। मैं तो आपसे उससे जुड़ा हुआ था, एक्चुअली काफी टाइम से जुड़ा भी हुआ वो, और आपके नोट्स देखते देखते जो मुझे फिल्टर में मिलता था तो मैं इनको बताता था, बाकी डिस्क्राइब में ये उसको कर लेती थी, क्योंकि ये उस चीज में मास्टर है। थैंक यू सर। तो कुल मिला के ये है कि देखिए, एक पॉइंट सभी पे लागू नहीं होता,
जैसे जिसके पास एक अच्छा गाइडेंस या अच्छा मार्गदर्शन है, बिल्कुल उनको फॉलो कर सकते हैं। किसी के जी। ब्रदर होते हैं, किसी के बिल्कुल। माता पिता होते हैं, लेकिन जिनके लिए देखिए मैंने बोला ना कि एक बात जो हम लोग बोल रहे हैं सब पे एक साथ लागू नहीं होती, लेकिन हमारा ये कोशिश रहती है कि इन जैसी परिस्थितियां जिनके पास है वो कर सकते हैं उस चीजों को। जैसे हम लोगों ने किफायती शिक्षा प्रोग्राम मात्र 1.5 रुपए घंटे या 2 रुपए घंटे में क्लासेस का भी शुरू किया। अब जरूरी नहीं कि वो सबके लिए है, लेकिन अब जो दूरस्थ गांव में है उनके पास, जैसे अब ज्योति जी तो भोपाल में, इनके पास बहुत सारे संसाधन है। जैसे मान लीजिए भोपाल से कोई 200 किलोमीटर दूर है गाँव में, तो अगर 200 किलोमीटर दूर है तो आप समझ सकते हो कि वहां पर तो सेल्फ स्टडी, देखिए सेल्फ स्टडी का भी एक डायरेक्शन होता है, जी, जी। नहीं तो वो सेल्फ स्टडी बड़ी घातक बन जाती है। हो सकता है 10 साल लग जाए। उन्होंने बोला भी शुरू के 2 साल उनके काफी इसमें भटकाव में जी, रहे। जी। तो हमारा यही मैसेज है कि जिनके पास नहीं है संसाधन और मार्गदर्शन नहीं है, तो वो फिर किसी को फॉलो कर सकते हैं, हमें ना करिए। आपके एरिया में कोई बहुत अच्छा चल रहा हो, हमारा तो एक इन जनरल मैसेज है सबके लिए। और जिनके लिए नहीं है तो हम लोग तो कर ही रहे हैं, और हमारे पास संसाधन जो सीमित है उसमें हम कर पा रहे हैं। फ्यूचर में और भी चीजों को बढ़ा रहे हैं। और ज्योति जी से एक बहुत अच्छा हमें कमिटमेंट भी मिला है कि उनके जो नोट्स हैं, चूंकि उनका सिलेक्शन हो गया है, हालांकि मैक्सिमम इंग्लिश मीडियम में, कुछ हिंदी मीडियम में भी है, तो हम उन सबकी पीडीएफ बना के, जैसे हम हमेशा रिजल्ट के बाद जारी करते हैं टॉपर्स की, तो आज जैसे उनको कुछ फायदा मिला था, मैं तो कह रहा हूँ 5% ही मिला होगा, कुछ ना कुछ तो उनको अपडेट मिला होगा, एक स्ट्रेटेजी जानने का मौका मिला होगा कि नोट्स कैसे बनते हैं। तो जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, जो भटकाव में चल रहे हैं, वो उनको फॉलो कर सकते हैं। बाकी हम लोग पेपर्स तो इतने सारे डाल रहे हैं, मतलब इतना कम है कि मुझे लगता है कि वो हर कोई कर सकता है। और जिनके पास नहीं रहता है वो हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर लीजिए, तो वैसे उनको निःशुल्क भी कराते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो बिल्कुल हम लोग को करेंगे। तो ज्योति जी एक लास्ट पॉइंट और है कि जो गांव देहात के बच्चे हैं, जी। जिनके लिए एक मोटिवेशन की कमी होती है, तो उनको एक लास्ट मैसेज दीजिए, फिर अपने सेशन को एंड करेंगे। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया अभी गांव देहात तक भी मतलब काफी पहुंच गया है। तो ये एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसने क्रांति लाई है, जिससे सभी को रिसोर्सेज अवेलेबल है। जैसे तो मुझे टेलीग्राम लगता है- ग्रुप्स का आपने जी, बताया था। टेलीग्राम और आपका चैनल, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि 2019 तक शायद इतना ज्यादा हाँ, एक्सपोजर नहीं था। नहीं था। तो अब तो बहुत अच्छी सुविधाएं हो गई, आपको महंगी किताबें नहीं खरीदनी है। आप अगर उन्हीं को डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे, मल्टीपल टाइम्स पढ़ेंगे, तो फिल्टर करके तो निश्चित तौर पर सिलेक्शन हो सकता है। तो कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। अगर हमारे पास कम रिसोर्स है तो हमें ज्यादा आउटपुट लेने का प्रयास करना चाहिए। तो यही संदेश देना चाहूंगी कि वो बस लगे रहें और एक ही चीज को फॉलो करते हैं। चलिए, आज का सेशन मेरे ख्याल से हम लोगों ने एक जितने क्वेश्चन हो सकते थे कवर किए। एक संघर्ष जाना ज्योति जी का, उनके हस्बैंड का, एक बहुत ही बड़ा संघर्ष इसलिए रहा है क्योंकि इतने साल, मतलब बोलूंगे 13 साल शादी के हो चुके हैं उनके, जी जहाँ सर। तक 13 साल बाद हो रहा है, बच्चा भी 10 साल का है, उसके बाद भी उन्होंने किया, तो निश्चित ही बधाई के पात्र हैं और बहुत लोगों के लिए मोटिवेशन है। जी। इसके अलावा हम बहुत लोगों के लिए जो इसमें भी संघर्ष में चल रहे हैं, आप सब्र रखिए कि 19-20 में उनका भी नहीं हुआ था, तो उनके अंदर भी ये था कि यार मैं सब्र करना है उस चीज का। तो और हम लोगों के लिए खुशी का विषय ये है कि हम लोग जो एक किफायती शिक्षा प्रोग्राम चला रहे हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के हाथ में जा रहे हैं। आज जो मेरा डिस्कशन हुआ ओम प्रकाश जी से और मैडम से, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि यार हम लोग करते हैं उसका एक आउटपुट तो कुछ मिल रहा, भले हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है उस चीज का, लेकिन एक हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि हम भोपाल के जितने भी टॉपर हैं सभी को कवर करें। हाँ, हमारी कोशिश है, और जो करीब 6 तो मेरी जानकारी में, लेकिन 7-8 भी हो सकते हैं जो हमारी नॉलेज में आ रहा है। आपकी सोच से आप प्रत्यक्ष रूप से इतने सारे लोगों को फायदा हुआ है। मतलब मैं आपसे एक ही शब्द कहना चाहूंगा कि मतलब आपको भी नहीं पता होगा कि आप जो नोट्स प्रोवाइड कराते हैं प्रत्यक्ष रूप से, चलिए हम आपको जान रहे हैं, और आप प्रत्यक्ष रूप से आपने पता नहीं कितने लोगों को नोट्स पहुंचाए हैं। हाँ, निःशुल्क है, तो आप पता नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा फायदा मिलता है बच्चों को, क्योंकि इतना कम कीमत के अंदर है ना, और इतना लो उसका रहता है कि ठीक है, हर आदमी बजट, इतना बजट तो कोई भी कर सकता है इजिली। मोबाइल की हाँ, रिचार्ज रहता है भाई, 1 रुपए तो कुछ नहीं होता, तो सब बहुत आप कर रहे हैं। चलिए, अब इस सेशन को हम लोग यहाँ एंड करते हैं, और आगे और भी टॉपर्स हैं, कोशिश है उनके साथ में आप लाएंगे, क्योंकि हम लोग अलग अलग टॉपर्स के साथ सेशन इसलिए करते हैं क्योंकि अलग अलग फील्ड के अलग अलग अनुभव आप तक पहुंचे। चलिए, इस सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू। थैंक यू।